Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मेडिकल अनट्रीटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ अनट्रीटेड प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं आई से स्टार्ट करूँगा टिल योर फीट एंड योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि आपकी आई से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके नोज़ से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके ईयर से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। ऑलरेडी स्टूडेंट्स पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसके मुताबिक भी फिर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आप फेस करते हो अपने मेडिकल में, तो फिर वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। तो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो है आई। अब स्टूडेंट्स, आई जो है इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट नंबर पर है क्रॉस्ड आई, सेकंड है वीक आई साइट, थर्ड है टॉसिस एंड द फोर्थ वन इज योर कलर ब्लाइंडनेस। अब स्टूडेंट्स, अगर हम क्रॉस्ड आइड की बात करें, क्रॉस्ड आइड को हम सिंपली कहते हैं जब आपकी आंखें टेढ़ी होती है। अगर आपकी आंखें टेढ़ी है तो आप डायरेक्टली अनफिट हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीक आई साइट है, मतलब आपकी जो आई साइट है वो 6/6 नहीं है और आप ग्लासेस के साथ अच्छे तरीके से देख सकते हो, तो तब भी आप फिट हो। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन की वैकेंसीज होती है, उसके लिए आई साइट का 6/6 होना ज़रूरी है। अगर आपका आई साइट 6/6 से कम है तो इन केस ऑफ जीडीपी आप नॉट रिकमेंड हो, आप अनफिट हो। अब सुनो, आंखों से रिलेटेड जो थर्ड नंबर डिजीज़ है वो है टॉसिस। तो टॉसिस में होता क्या है, आपके आंखों की जो नीचे वाली जगह होती है ये स्विल हुई होती है। अब ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको अनफिट नहीं किया जाता बल्कि आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। अगर आपके आंख में मसला कम है तो आप फिट हो, लेकिन अगर आपके आंख में मसला ज़्यादा है तो फिर वो आपको अनफिट कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट्स, पर मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली हमारे पास 2 कलर्स चेक किए जाते हैं, रेड एंड ब्लू। अगर आप रेड और ब्लू को कलर ब्लाइंड हो, यानी आपको ये 2 कलर नज़र नहीं आ रहे, तो वो आपको अनफिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने बाद में एम लगाना होता है, निशाना लगाना होता है, और जब आप कलर ब्लाइंड हो तो आप निशाना नहीं लगा सकते और इससे वो आपको अनफिट कर सकते हैं। सेकंड जो डिजीज है स्टूडेंट्स वो हमारी नोज़ से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट, नोज़ से रिलेटेड जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी फाइनल मेडिकल दिया हुआ था तो तब उन्होंने मुझे डीएनएस में रेफ़र किया था। डीएनएस में होता क्या है कि आपका जो नोज़ है, आपकी जो नाक है, इसमें एक्स्ट्रा हड्डी होती है, या जो आपकी नोज़ की मेन हड्डी है ये टेढ़ी होती है, तो इसमें आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। अब तो डिपेंड करता है ईएनटी स्पेशलिस्ट के ऊपर। अगर वो बंदा अच्छा हो तो वो आपको बग़ैर ऑपरेशन के फिट कर देता है, लेकिन अगर वो बंदा अच्छा ना हो तो फिर वो आपको ऑपरेशन करेगा। लेकिन आपके माइंड में इतनी बात होनी चाहिए कि डीएनएस से आप अनफिट नहीं हो सकते। द थर्ड वन इज़ एयर। अब सुन, एयर में होता क्या है, एयर में वैक्स होता है जिसे हम नॉर्मली गंद कहते हैं, मेल वायरा कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका मेडिकल होता है तो उस सुबह आप नहा लो और अपने कानों को अच्छे से कपड़े से साफ़ करो, रुई का इस्तेमाल ना करो। अब जब इधर फाइनल मेडिकल होता है तो सिर्फ कानों में वैक्स चेक किया जाता है, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन होती है, आप कराची जाते हो इन केस आप नेवी, तो उधर आपकी साउंड चेकिंग की जाती है कि आए बंदा बहरा तो नहीं है। अगर आप उधर बहरे निकलते हो तो उधर से आपको वापस कर सकते हैं, मतलब आप अनफिट हो सकते हो। द फोर्थ वन इज़ योर स्कल। अब सुन, अगर आपको एक डीप इंजरी आई है आपके स्कल में,
क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपके स्कल में डीप इंजरी आ जाए और आप स्ट्रेचेस लगाते हो, डेफिनेटली वो आपको अनफिट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स स्कल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आपको चोट लग जाती है तो वो सोचेंगे कि शायद इस बंदे को कोई ना कोई ब्रेन इशू होगा और इससे आपको वो अनफिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द हैंड्स कि हैंड्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, या तो आपका हैंड फ्रैक्चर हो सकता है, आपका हैंड क्रैक हो सकता है, और जो तीसरा इशू है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपका कैरिंग एंगल। बाज़ औक़ात होता क्या है, हमारा हाथ टूटा हुआ होता है, लेकिन जब उसको प्लास्टर वगैरह लगाते हैं तो हमारी हैंड की जो है हड्डी अच्छी से जुड़ नहीं जाती और ये जो हैंड है ये टेढ़ा होता है। तो अगर आपके हाथ टेढ़े हैं तो वो आपको अनफिट कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें अगर हम कैरिंग एंगल की बात करें, आपके दोनों हाथों को सीधा किया जाता है। अगर आपके हाथ ज़्यादा टेढ़े हैं तो वो डायरेक्ट अनफिट नहीं करते, बल्कि आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे। लेकिन सुन, जो कैरिंग एंगल है इसमें ज़्यादातर होता ये है कि बंदे कुछ भी कर ले, एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अनफिट हो जाते हैं। तो आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि अगर आपके हाथ टेढ़े हैं तो वो आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं करते, लेकिन बाद में आप अनफिट हो सकते हो। अब सुन, आप कहेंगे कि सर बेली का क्या रीज़न है। देखिए सुन, बेली बाज़ औक़ात एक इंसान की बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ होती है। तो वो करते क्या है, इसको कहते हैं कि तुम्हारा डाइट अच्छा है या तुम्हारा डाइट अनबैलेंस्ड है। तो बेली पर वो अनफिट नहीं करते, लेकिन आपको रेफर ज़रूर करते हैं। अब सुन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मेडिकल टेस्ट का, वह है योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल में पीनस, फीमेल में वजाइना। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके एनएस को भी चेक किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं साफ साफ इसलिए बोलूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर हम मेल की पीनस की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो फोकस होता है वो होता है टेस्टिस पर। यानी आपके टेस्टिस एबनॉर्मल तो नहीं है, आपकी एक टेस्टिस छोटी तो नहीं है, एक टेस्टिस बड़ी तो नहीं है, दोनों में लेवल कितना है। इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट की कोई ऑपरेशन तो नहीं की गई। रिप्रोडक्टिव पार्ट विजन्स आपको हाईली अनफिट कर सकते हैं। अगर आप में छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप अनफिट हो। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको एनएस का कहा, अल्ट्रासाउंड बवासीर चेक किया जाता है। अगर आपको बवासीर हो तो आपको रेफ़र किया जाता है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और बाज़ औक़ात आप इस पर अनफिट भी हो सकते हो। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या चेक किया जाता है, आपके टेस्टिस का लेवल। इसके अलावा आपकी टेस्टिस छोटी बड़ी तो नहीं है और ये आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के किसी भी डिजीज़ की वजह से आप हाईली अनफिट हो सकते हो। बात आ जाती है फीट की। अब फ्रेंड्स अगर हम फीट की बात करें तो फीट में दो चीज़ें सेम टू सेम किसकी तरह है, हैंड की तरह, फ्रैक्चर या क्रैक। और इसके अलावा जिस तरह उधर कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, यहाँ पर नी नॉक किया जाता है। नी नॉक होता है किस तरीके से, आपने अपने दोनों पाँव नीचे से मिलाने होते हैं और आपके जो दोनों नीज़ है, दोनों टांगों की जो नीज़ है वो चेक किए जाते हैं कि आया इसमें तो नी नॉक कहीं नहीं है। अगर आपके दोनों घुटने आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको नी नॉकिंग है। और जिस बंदे को नी नॉकिंग हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रेफ़र कर लेते हैं, लेकिन रेफ़र करने के बाद भी स्टूडेंट्स आपके कोई भी चांसेस नहीं है कि आप फिट हो जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट जिस बंदे को नी नॉकिंग होती है वो दौड़ नहीं सकता। इसके जो दो घुटने हैं वो आपस में लगते हैं और गिरते रहता है। प्लेट फुट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यानी अगर आप अपने पाँव को ज़मीन पर रखोगे तो ये जो पाँव होता है इसमें कोई भी वी शेप स्ट्रक्चर नहीं बनता। आप आज अपने पाँव को गीला करो, फर्श पर रख लो तो इसमें कोई एम्प्टी सी स्पेस आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पाँव पूरी की पूरी ज़मीन पर बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्लैट फुट है और इससे चांसेस है कि आप मतलब फिट हो जाओ। मतलब पहले आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाएगा और देन क्या किया जाए, आपको फिट कर सकते हैं। सुन, ब्लड प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले आपके साथ एक इशू डिस्कस कर लूँ, विच इज़ योर हार्ट बीट। आपका हार्ट बीट काफ़ी मैटर कर सकता है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं और उस डर की वजह से उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। और जब आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है तो वो ये चीज़ नोट करके आपको जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास रेफ़र कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आपने एक टैबलेट लेनी है जिसको हम नाम देते हैं एंड्राल का। एंड्राल आपने 10 मिलीग्राम ले लेने हैं
और जब आप सेंटर पहुंच जाओगे, सेंटर के अंदर नहीं सेंटर के बाहर, आप 2 टैबलेट खा लेना और यकीन माने आपका हार्ट बीट कभी भी फास्ट नहीं होगा, बेशक आपकी इतनी गोलियाँ चल रही हो। अब सुन हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रॉब्लम को। तो ब्लड प्रॉब्लम में बेसिकली होता क्या है, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं हेमोग्लोबिन का। बेसिकली जब हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है, इनका मेन फोकस होता है हेमोग्लोबिन पे। यानी आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन ज़्यादा है या कम है। नॉर्मल जो लेवल है वो 13.6 से लेके 16.9 तक होता है मेल में, और फीमेल में 11.9 से लेके 14.8 तक। इसके अलावा सर ब्लड टेस्ट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, एचसीवी ये भी चेक किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है हेमोग्लोबिन पे। अब इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा हेमोग्लोबिन कम है, मैं क्या करूं, क्या वो मुझे अनफिट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हेमोग्लोबिन से वो आपको अनफिट नहीं कर सकते। आपको 2 महीनों का टाइम दिया जाएगा, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो आपने इस दौरान में करना क्या है, सेब खाने हैं, पोमेग्रेनेट खाने हैं, मिल्क पीना है। जब आप ये चीज़ें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से रिलेटेड, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रॉब्लम्स अनट्रीटेबल है और कौन से प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्लड प्रॉब्लम्स में ब्लड टेस्ट जो किए जाते हैं, इसके अलावा इसमें हेपेटाइटिस भी होता है। लेकिन हेपेटाइटिस पर आप लोगों को अनफिट नहीं करते, बल्कि आपको मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन के बाद आप लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। या अगर आज की वीडियो में मैंने कोई डिजीज़ छोड़ी हो, आपके कोई बॉडी पार्ट को छोड़ा हो जिसको मैंने आज की वीडियो में डिस्कस नहीं किया, और आपके सामने उसका कोई इशू आया हो, तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।